बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन खबरें हैं, तीन बयानी हैं, तीनों का जायजा लेंगे। सदर मुमलिकत और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, जिसके फौरी बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान की मर्जी के खिलाफ सदर मुमलिकत कुछ नहीं करेंगे। क्या खिचड़ी पकड़ी है? आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या मामला आते हैं, जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर यह भी जायजा लेंगे कि नैब ने तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब को बुलाने का फैसला किया है, इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या इमरान खान साहब के खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो इससे पहले शहबाज शरीफ से लेके इसहाक डार और बाकी तमाम लोगों तक होती रही? आखिरी हिस्से में जायजा लेंगे। सिंध हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया, एक नया बयानिया तरतीब पा रहा है। सिंध हाईकोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पर कराची में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। हाफिज नईम रहमान साहब से बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन पहले हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार है। इसके साथ साथ इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर इलियास राना साहब और इम्तियाज गुल साहब। राना साहब, मैं आप ही की तरफ आता हूं। बैकग्राउंड में चल क्या रहा था? क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सदर मुमलिकत जो भी करेंगे वो इमरान खान की मर्जी से करेंगे, तो ऐसा क्या होने वाला था? तहरीक इंसाफ का प्लान क्या था? वो साथ ये भी कहते हैं आइन के मुताबिक करेंगे और इमरान खान की मर्जी से करेंगे। तो आइन के मुताबिक तो बात ठीक है, और इमरान खान की मर्जी पे वो आइन शिकनी के एक दफा मुर्तकिब हो चुके हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे वापस कराया था ऑर्डर कि चंद लम्हों के अंदर, जैसे सारा वो मैच फिक्स होता है ना कि मैंने असम्बली तोड़ने का कह दिया और मैंने असम्बली तोड़ दी है, इस तरह हुआ था। तो सदर मुमलिकत अगर दोबारा उस तरफ जाएंगे तो जो इम्पीचमेंट आइनी तौर पे मुमकिन नहीं हुई उनकी, क्योंकि जाहिर है कि वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो अक्सरियत 2/3 चाहिए होती है, चूंकि ऐवान में लोग ही नहीं है उतने कि वो हो सकती, तो मेरा ख्याल है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट केस बनवाने की तैयारी करेंगे अगर वो आइन शिकनी करेंगे। लेकिन इमरान की मर्जी अगर वो आइन के अंदर रहते हुए करते हैं तो कोई मसला नहीं है। इमरान खान इस मुल्क के लीडर हैं और उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, जो कि कहते हैं कि है तो वो मेरी पार्टी, लेकिन मैं चूंकि सदर मुमलिकत के मनसब पे हूँ तो मैं उस मतलब पार्टी में तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी बातचीत होती रहती है। और जाहिर है उन्हीं के नुक्ते को लेके अगर हम फवाद चौधरी के ट्वीट को सही समझें तो वो सदर मुमलिकत मुस्तकिल बुनियादों पे, जिसकी आज इमरान खान साहब ने लाहौर में भी साफियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं लाहौर में आर्मी चीफ से नहीं मिला, क्योंकि मैंने उस वक्त ये खबर दी थी कि जब ये 25-26 और 30-31 अगस्त ये 2 तारीखें हैं जिनमें 2 दफा ऐवान सदर में आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई और शिबली फराज उसमें मौजूद थे। और उस वक्त उनको बताया गया था कि जी दिसंबर से पहले इलेक्शन के तो हम किसी सूरत में तैयार ही नहीं है, क्योंकि फ्लड की उसमें होंगे, और जब भी होंगे आप हुकूमत से बात कर लें इलेक्शन कराने के लिए। तो फिर सदर मुमलिकत मुसलसल राब्तों में है, कहीं वो कराची आइडियाज में पहुंच जाते हैं, कहीं वो लाहौर पहुंच जाते हैं, और इमरान खान साहब ने तस्दीक भी कर दी कि जी बातचीत हो रही है। तो वो तो इख्तियार भी उन्होंने, इमरान साहब ने पब्लिकली कह दिया था कि जी मैंने अलवी को दिया है कि वो बातचीत करें। तो वो जिससे बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं और आपने अगर कोई बातचीत करनी है तो वो हुकूमत से करें। लेकिन जाहिर है कि इस मुल्क में जब एक बड़ी पार्टी का लीडर फौज के अलावा किसी से बात ही नहीं करना चाह रहा, और उसके लिए उन्होंने बज़ाहिर आरिफ अलवी साहब को सामने रखा हुआ है, और अगर उनके ही एक साबिक सेनेटर और वफाकी वजीर फैसल वावडा की गुफ्तगू को हम मानना भी पड़ेगी कि उनका जिनसे मर्जी ताल्लुक हो, लेकिन वो बड़े स्टालवर्ड थे और बड़े डाई हार्ड इमरान खान साहब की मेंबर थे, और वो जो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को घेर के 3 लोगों ने इमरान के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया था। तो ये तो वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरोगे। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि इनके साथ कितने लोग मुखलिस हैं, जिसकी वजह से वो कहते भी हैं कि अब मैं अपना प्लान किसी से शेयर नहीं करता, कि मैं अपनी मर्जी करता हूँ। तो उन्होंने लॉन्ग मार्च की मर्जी भी कर ली, और अब वो में चेंज हो चुका हुआ है लॉन्ग मार्च इस वक्त हो। और वो कह रहे हैं कि कल मैं रवात में बताऊंगा कि मैंने पिंडी कब आना है, क्योंकि उनका कल डॉक्टर्स के साथ चेकअप है। और जो लोग 2-3 दिनों में जर्नलिस्ट मिले हैं, मेरी उनसे बात हुई है, कल शाम भी, जो कल दोपहर को भी मिले, तो वो कह रहे थे कि शायद 1 हफ्ता और इमरान खान साहब को मूवमेंट में मुश्किल आए, कि जो घुटने के नीचे जख्म है वो ठीक नहीं हुआ। अब अच्छा वो राना क्या साहब, मुमकिन कहते तौर पे क्या आइन शिकनी हो सकती थी? क्या सदर मुमलिकत समरी को रोक लेते या सदर मुमलिकत समरी को वापस भेज देते? क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर बंदा इस तरफ चला जाए कि मैंने तैनाती नहीं होने देनी, या किसी सूरत पे भी मेरी मर्जी के बगैर, मेरी मुशावरत के बगैर तैनाती ना हो, तो सदर मुमलिकत के पास ऑप्शन हो क्या कह सकते थे? देखें, सदर मुमलिकत के पास आइनी ऑप्शन जो है वो ये है कि कोई भी जो एडवाइस, जैसे गवर्नर की एडवाइस जाती है, वो मानने के पाबंद है, लेकिन वो 10 दिन एक दफा रोकते हैं और 15 दिन एक दफा, यानी मैक्सिमम 25 दिन। अच्छा, ये तो होगी ना गवर्नरों की तकर्री। एडवाइस आर्मी चीफ की भी उसी तरह ही बाइंडिंग है कि उन्हें हर सूरत में माननी है, लेकिन वो ये 25 दिन गुजार सकते हैं। लेकिन जरा जहन में रखिएगा कि आज से 3 साल पहले
यानी आज 18 अगस्त है, तो नवंबर है, और 20 22 नवंबर को 3 साल पहले आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और उन्होंने इमरान खान साहब का जो 19 अगस्त का किया हुआ नोटिफिकेशन था जनरल बाजवा की 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन का, उसको छेड़ लिया था। और उसके ऊपर इतना बड़ा भूचाल आ रहा था कि पता नहीं हुकूमत बचती है, माशाल्लाह लगता है ये क्या होता है कि जी ये क्या एकदम सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और फिर पता लगा कि जी आइन में कानून में कोई चीज नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ अथॉरिटी जो है ना रूल से भी नीचे रेगुलेशंस और रिवाज पे जाके हो रही है। और फिर उन्होंने डायरेक्शन दी एंड पे जाके कि पार्लियामेंट इसका फैसला कर ले इतने टाइम फ्रेम में। और हम ये भी मुद्दत इसलिए दे रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑफिस को विकेट करने का नहीं था, वहां सदर मुमलिकत मैं नहीं समझता कि वो इस बात को रोक सकेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब उनके पास जब सब्जी बिल्कुल जाएगी। ठीक है राणा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। लॉन्ग मार्च के ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तारीख का जब कल ऐलान होगा तो उसके बाद हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इम्तियाज गुल साहब से जरा मैं इसके ऊपर ही पॉइंट ले लूं। गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या चांसेस हैं सदर मुमलिकत कोई ऐसा इंतहाई कदम करें कि जिसमें समरी को डिले करें, या समरी को किसी वजह के साथ, किसी जो है वो लकूने के साथ वापस भेज दें वज़ीर-ए-आज़म को, और फिर इस प्रोसीजर को चलते रहें? तनाजुर में रखिएगा उस बयान को जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले से हम पीछे हट रहे हैं। ऑप्शन क्या थे और किस चीज से पीछे हटे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है आर्मी चीफ की तैनाती के मसले से बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, वो मामला तो गालिबन सेटल हो चुका है। नंबर 2, सदर ममलिकत की ऑप्शंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में, और वो वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद होते हैं। बहुत होता है तो 1-2 दफा वो एतराज लगा के वापस भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई कानून है, कोई मुसवदा कानून है, तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है सदर के इनकार करने के बावजूद भी। तो सिवाय इसके कि वो बिल्कुल साबिक सदर फारूक लगारी की तरह जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ के साथ मिल मिला के कोई ऐसा कदम उठाएं जिसको चैलेंज करने की फिर सियासतदानों में हिम्मत ना हो। और मौजूदा हालात में आपने देखा, तारीख हमारी भरी पड़ी है कि GHQ को खुश करने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहता। अब कल भी असेंबली में बाकायदा करारदाद पेश की गई, फौज के साथ इसी अंदाज में इजहार यकजहती किया गया जिस तरह के चंद स्कूलों में इजहार यकजहती बच्चों से करवाया गया। तो असल मसला पाकिस्तान में किसी सदर ममलिकत की या वजीर आजम की सवाबदीद इख्तियारात का नहीं है, बल्कि मुनाफकत का है, जिसके तहत जो भी मुतल्लिका लोग होते हैं, चाहे वजीर आजम है, सदर है या फिर अपोजिशन वाले हैं, वो खुद को मिलने वाले चांसेस को फिर अपने हक में और दूसरे के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उस वक्त उन्हें फिर किसी उसूल का और अखलाकियात का ख्याल नहीं रहता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में मसाइल बने हुए हैं। हालांकि जो आमिर इलियास राना साहब ने जो बात की है वो 2018 वाली, वो बिल्कुल इस लिहाज से सही है कि उस वक्त एक सुकम सामने आया था, और वो बड़ा अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के जरिए एक नए प्रोसीजर को कम से कम इनिशिएट कर दिया। इसी तरह बड़ा जरूरी है कि जो मौजूदा क्राइसिस पैदा हुआ है, बज़ाहिर एक क्राइसिस है, कि इसको आइंदा के लिए पेशबंदी के तौर पे इसके लिए भी कोई रहनुमा उसूल तय करके उसको पार्लियामेंट के जरिए पास करवा दिया जाए, ताकि ये इस मुल्क में जो 75 साल से बहस चल रही है, और ख़ास तौर पे पिछले 35-40 वर्षों से, कि जी जब आर्मी चीफ खुद सदर होता है तो उस वक्त तो चले ये डिस्कशन नहीं होती, लेकिन जब वो सदर नहीं होता और नया आर्मी चीफ की बात आती है तो फिर ही एक तनाज़ा चल पड़ता है। तो मेरा ख्याल है 75 साल की उम्र में पाकिस्तान के सवाल और पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि मैं तैनाती का जो मामला है उससे पीछे हटता हूं, तो इमरान खान साहब किधर आगे चले गए थे कि जिससे वो पीछे हट रहे हैं? उनके पास ऑप्शन क्या था? वो ये चाहते थे कि मुझसे मुशावरत की जाए, जाहिर है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वज़ीर आज़म ने जवाब वाज़ेह तौर पर दिया था। तो इमरान खान साहब के पास ऐसा क्या ऑप्शन था जिसको वो समझते थे कि वो पीछे हट गए? देखिए, वज़ीर आज़म के जवाब देने से तो आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते ना, यानी एक हकीकत है आपके सामने, उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते, कहने में क्या हर्ज है। लेकिन शायद इमरान खान साहब ने, मैं कोई उनका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने, मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि ये मामला तय हो चुका है, अभी तो वैसी एक अगर मगर हो रही है, एक आध शख्सियत के ऊपर शायद हो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो गालिबन
मेरा ख्याल तय हो चुका है, लेकिन ये कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कुछ लोग कुछ दो के की तरह बातचीत हो रही है, और इमरान खान साहब को भी ये पता मालूम पड़ गया होगा कि जनरल हेडक्वार्टर में जो फैसला हुआ है ज्यादातर मामला उसी तरफ को जाएगा और हुकूमत को वो बात माननी पड़ेगी। कल जो असेंबली में करारदाद पेश हुई है, इससे बुरी चापलूसी की मिसाल मैं नहीं समझता कि हो सकती है। आपको मालूम है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी जनरल हसन बेग को तमगा जमहूरियत दिया था। जब खुश करने की बात आती है तो ये फिर किसी पीछे एक दूसरे से नहीं रहना चाहते हैं, और यही काफी बड़ी वजह है। पाकिस्तान के थोड़ा सा इससे मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि सियासतदान अपने मामलात बाहर हल करें। लॉन्ग मार्च का मामला सियासी है, ये बाहर भी हल हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि सियासी क़यादत दोनों जानिब से इस काबिल है कि वो अपने मामलात को बैठ के हल करें, या सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारों को इसी तरह बीच में आना पड़ेगा? देखिए, बहुत बुरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इंतजामी उमूर में और सियासी उमूर में खींचा जाता है, और ना ही इन अदालतों को इस किस्म के केसेस एंटरटेन करने चाहिए। मिसाल के तौर पे रेकोदेक के हवाले से सदारती रेफरेंस वहां गया हुआ है। इस मुल्क में एक साबिक चीफ जस्टिस ने 8-9 अरब डॉलर का जुर्माना करवा दिया महज इस वजह से कि उन्होंने किसी के कहने पे एक रेकोदेक का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मनसूख कर दिया। बिल्कुल अब बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अक्ल के अंधे ही हम कह सकते हैं उस वक्त कि उन्होंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की जो क्लॉजेस होती हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो बुनियादी तौर पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, इंतजामी, जैसे साकिब निसार साहब अस्पतालों में घुस जाते थे कि आपकी फीसें क्यों ज्यादा हैं, ये इनको अपने अंदर देखना चाहिए कि इनका जो वो मसाइल जो कि आवाम को जलील करने का सबब बन रहे हैं हमारे 100 साल पुराने कानून की वजह से, इन्हें उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि उन कवानीन को कैसे सहल बनाएं। बाकी मेरा ख्याल है कि सियासतदान तमाम सब पढ़े लिखे हैं और उन्हें सिर्फ ये है कि अपनी अना को मारना होगा, अपनी जो खुदगर्जी है उसको ऊपर से पुश डाल के अगर बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। राणा साहब, मैं यही सवाल आपके पास भी लेके आता हूँ। जो गुल साहब की बात मैंने गुल साहब से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट समझता है कि सियासतदान आपस में बैठने पे तैयार नहीं है। वो कहता है कि जी सियासी मामला बाहर हल करें। कौन बड़ी रुकावट है? हुकूमत बड़ी रुकावट है, अपोजिशन बड़ी रुकावट है बातचीत के रास्ते में? और हम सबसे मुराद मेरी और आपकी राय नहीं है। ये जो बड़े लोग हैं, चाहे वो GHQ में बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हो, वो ऐवान अदल में बैठते हो, देखे ना कितनी समातें कर चुके हैं, और इमरान खान साहब को वो तौहीन अदालत का नोटिस देने से कतरा रहे हैं, जबकि उनके एक साथी जज दे चुके हैं। क्योंकि यही काम तौहीन अदालत में वो बगैर सुने सजाएं पार्लियामेंटेरियंस को दे चुकी सुप्रीम कोर्ट। वहां पे फर्क आ गया ना कि जी यहाँ बंदा देख के बात होती है। हमें ये कहने पे मजबूरन करना पड़ रहा है कि साकिब निसार साहब क्या सजाएं दे रहे थे। वो शेख रशीद की इंतखाबी कैंपेन में भी घुस गए थे और बड़ी खुला मुदाखलत हो रही थी। इश्तिहारों पे बैन लगाया कि जनाब अब आप इश्तिहार नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल की हुकूमतें अगर अपना टाइम पूरा कर रही हो तो उनका राइट है कि वो बताएं लोगों को कि क्या करना है। तो अब क्यों नहीं कोई शो मोटा होता कि जनाब सारों की तस्वीरें लग के इश्तिहार आ रहे हैं, हर सूबे में आ रहे हैं, मरकज में आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, क्योंकि वो एक पॉलिसी उस वक्त के लिए तय की गई थी। आज भी वक्त का तकाजा ये है कि इम्तियाज गुल साहब जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल लाइन में लग के सारों ने 2020 जनवरी में वोट दिए थे ना आर्मी चीफ के तकर्री के एक्ट में तरमीम के लिए, और अब करारदादें पास हो या कुछ हो, तो अगर वो चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता है हमें ये पॉलिटिकल रहने दें, तो इमरान खान साहब की जो अनाया है ना, इस वक्त मैं इमरान खान साहब का नाम पहले इसलिए ले रहा हूँ कि वो मिलिट्री से ही बात करना चाह रहे हैं, जिनको कभी गद्दार कहते हैं, कभी गैर जानिबदार होने के लिए ताने देते हैं, चोर से चौकीदार के मिलने का कहते हैं। तो उन्हें अपनी उस पार्लियामेंट की तरफ रुजू करना चाहिए। वो भले गए चोर, उनके कहने से चोर होता नहीं है जब तक सजाएं ना हो, क्लियर ना हो। वो खुद इश्तिहारी थे जब वो वजीर आजम बने। वो ये बात कोई किसी के लिए ना कहे कि मैं बड़ा साफ हूं, और आज वो अखलाकी हिमालय की बुलंदी की वजह से सबसे ज्यादा पस्ती में गिरे हुए हैं कि जब वो एक तोहफा जो वजीर आजम को दिया गया था, वो इमरान खान साहब को तोहफा नहीं दिया गया था, वो मार्केट में बिकता हो। ये हमारे लिए सुर्खी का बायस है, ये समझे या ना समझे कोई उनका। मैं तोहफे की तरफ भी आता हूँ। राणा साहब आपसे भी बात करूंगा, गुल साहब से भी पूछूंगा। एक ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद आएंगे। तो तोशा खाना के हवाले से नैब कार्रवाई की तरफ जा रहा है, क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या इमरान खान साहब सादिक और अमीन, उसके ऊपर भी कोई सवालिया निशान आने वाला है? कितना कसूर है इमरान खान साहब का? ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नैब ने कार्रवाई का अंदिया दिया है इमरान खान साहब के खिलाफ। तोशा खाना की बात हो रही है। राणा साहब आप ही से शुरू करूंगा, गुल साहब से मैं जरूर इसके ऊपर जवाब
लेने की कोशिश करूंगा कि खान साहब किस हद तक नाअहल होने के तलवार के जो है वो साए तले हैं। आप क्या समझते हैं कि खान साहब तोशा खाना वाला जो मामला है, खास तौर पर ये जो खाना काबा एडिशन वाली वॉच उन्होंने बेची है, जिसमें बड़े तजादात आ रहे हैं खान साहब में, उनके टीम में, सारे ही मामला में तजादात आ रहे हैं। यहाँ तक कि खान साहब ने यह कहा कि 1100 अरब की चोरी के ऊपर कोई नहीं पूछता, चंद करोड़ रुपए के ऊपर पूरी कौम जो है वो उसको तमाशे की तरफ लगाया गया है। तो क्या खान साहब यहाँ भी बेगुनाह है? देखिए, मैं जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी ना, उसको जरा मुकम्मल कर लूं कि वक्त बनता यह है कि जब फौज पीछे हटना चाह रही है और वो कहती है, तो इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ की उन ऑफर्स को, जरदारी साहब की उन ऑफर्स को कबूल करना चाहिए। वो परवेज लाई और शेख रशीद साहब के बारे में क्या क्या बातें नहीं कहते रहे सबके साथ बैठ के, तो उन्हें रुजू करना पड़ेगा, रुजू करना चाहिए कि पार्लियामेंट में बैठ के कवानीन बनवा ले, आ जाए वापस, इस्लाहात करा ले और एक अच्छी इलेक्शन मैनेज कराने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग उंगलियां ना उठाएं, अपना रास्ता इख्तियार कर लें। इस तरीके से डेट नहीं मिलती जिस तरह वो चाह रहे हैं। अब आप आ जाए तोशा खाना पे, देखें ये क्रिमिनल से ज्यादा इखलाकी केस है पहले, क्योंकि ये केस इमरान खान साहब के ऊपर है, जिनको वो डकैत चोर कहते हैं ना, उनके ये क्वेश्चन नहीं थे, उनके ये दावे नहीं थे कि जी हम ये हैं और फलाना वो है। ये सिर्फ इमरान खान साहब के दावे थे और बदकिस्मती थे, वो सारे काम वो कर गए, वो करते हुए नजर आ रहे हैं जिनके बारे में वो कहते थे कि ये दूसरे करते थे और मैं नहीं करूंगा। एक एक करके वो सारी चीजें पलट रही हैं उनकी तरफ। अब आप आ जाए जी तोशा खाना, नैब एक हथकंडा होगा, ले लें। असल केस तोशा खाना का जो इस वक्त है वो ट्रायल कोर्ट में, यानी सेशन जज इस्लामाबाद के पास जा चुका है। उसमें इमरान खान साहब बचते हैं या फंसते हैं, फैसला उनकी सियासत का वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। यहाँ पे भी उनकी खुशकिस्मती का ताल्लुक है कि इमरान खान का केस सेशन जज से शुरू होगा, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया। उनको किसी ने रेमेडी नहीं दी कि वो नीचे जाएंगे या उनके पास अपील का हक होगा। ये इनकी लक है। मैं फिर कहूंगा कि इमरान खान साहब को, जो इतनी बड़ी फॉलोइंग लेके फिर रहे हैं, उन्हें इस मुल्क के जमहूरियत के मुकद्दर के लिए पार्लियामेंट में आना चाहिए, बातचीत करके रास्ता वो खोलना चाहिए कि फिर इलेक्शन के ऊपर, मतलब वो एक लीडर है, पब्लिक में है, लोग उनके पीछे, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर उनको रास्ता वो इख्तियार करना चाहिए जहां से वो बाएतमाद इलेक्शन लेके आ जाए। अगर वो वही बात होगी कि जी मुझे तो पिंडी में बात करनी है, यानी कि आप समझते हैं कि रास्ता पार्लियामेंट ये है कि जहां पर बातचीत हो सकती है। राणा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, गुल साहब की तरफ मैं जाता हूं। गुल साहब, तोशा खाना वाला मामला जो है उसमें इमरान खान साहब बहुत इसको मामूली करार दे रहे हैं और उनके जो वज़रा हैं वो भी कहते हैं कि जी गलत आदमी को बेची, गलत आदमी ने खरीदी, बहुत सारे तजादात सामने आ रहे हैं। तो क्या ये मामला वाकई इतना मामूली है? उसमें देखिए, जहां तक उसकी लीगल पोजीशन है, वो एक लीगल ट्रांजैक्शन हुई है। मौजूदा कवानीन के मुताबिक उन्होंने घड़ी की कीमत दे के उसको आगे बेच दिया है। उसके अखलाकी पहलू पे आप जरूर बात कर सकते हैं कि चूंकि सऊदी अरब के बादशाह ने वो तोहफा दिया था, वो बेचना नहीं चाहिए था। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान कौन कौन सी शख्सियत को कौन कौन से तोहफे कितनी मालियत के मिले, तो उसमें उनको एक जवाब दिया गया कि असल में ये चूंकि बड़ा हसास मामला है, ये पर्सन टू पर्सन होता है, सरबराह हुकूमत या सरबराह ममलिकतों के दरमियान होता है, लिहाजा हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसका 15(1) क्लॉज है, उसके तहत हम इसकी तफसीलात देने के पाबंद नहीं है। ये 3 लाइन का एक जवाब मुस्लिम लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन को देख के खामोश करा लिया गया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा है ये केस अगर खुलता है, तो तमाम जितने आज तक वज़ीर आज़म रहे, उनके फिर सेक्रेटरीज रहे, उन सब की बारी बारी पता चल जाएगा कि किसने कौन सी चीज कितने पैसे में दी। राणा साहब, आपकी तरफ आता हूं, कुछ थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि क्या इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा हो सकती है तोशा खाना वाले मामले के ऊपर, या ये भी बस एक सियासी बोलचाल है कि जिसका फिर वैक्यूम टूट जाना है? इम्तियाज गुल साहब ने 2-3 चीजें कही हैं, उस पे आके फिर मैं आपके इस सवाल की तरफ आता हूं। देखें, वो क्लास में एक बच्चा फेल होता है या टेस्ट में नंबर कम आते हैं और घर में पूछा जाता है कि भाई नंबर क्यों कम आए, तो वो ये नहीं कहता मेरे नंबर इसलिए कम आए, वो कहता सारों के कम आए। वो अल्लाह के बंदो, आपके पास 4.25 साल हुकूमत थी, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपने क्यों नहीं निकाल के कर दी गंदी? आप क्यों छुपे? उस लेटर जो नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने लिखा था कि असास मालूमात नहीं दी जा सकती, आप पब्लिक करते उनको भी और खुद को भी। अब आपको 4.25 साल बाद जो मुक्का याद आ रहा है, आपको समझ वो कहाँ मारना चाहिए, क्योंकि आपने तो दुनिया का हर केस बनाया। आप मुंह पे हाथ फेर के उस समय कहते थे मैं तुम्हें एसी भी नहीं दूंगा। तो जनाबे वाला, फिर आप उस वक्त ये क्यों नहीं कर रहे थे? आप वही काम कर रहे थे ना जब दूसरों को छुपा रहे थे, अपने आप
वही काम करने जा रहे थे। अच्छा, ये जो है ना कि हसास वाली बात, इस पे मैं एक छोटा सा आपको बात बताऊं कि ये टेक्निकली इसलिए नहीं था कि हुक्मरान अपने लिए बचना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये होता है कि जैसे आप देखें, शाह जो सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को एक तोहफा दिया, उसकी कीमत चाहे वो 1 रुपया है या वो 1.5 अरब रुपए है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम को दिया गया। अब मुझे बताएं, उन्होंने मोदी को भी दिया, तो उन्होंने यूएई के भी बंदे को दिया है, दुनिया भर से डिग्नेटरीज आती हैं। तो हर एक की एक पर्दा होता है कि किसी मुल्क के साथ आपका क्या ताल्लुक है। असल इशू ये होता है यहाँ पे कि आप वो पर्दा खत्म कर रहे हैं उस हुक्मरान का जो उसने आपके साथ रखा। आप ऊपर थे या नीचे थे, आपको अपना पता लग गया, लेकिन आपने दुनिया को भी बता दिया कि आपको क्या तोहफा मिला। एक्चुअल बात ये थी, इसके पीछे जो रम्स थी छुपाने की। राणा साहब टाइम मेरे पास मुख्तसर था। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया गुल साहब का भी। बहुत सारी बातें रह भी गई, बहुत सारी बातें हो भी गई। ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची की तरफ चलेंगे। सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला है, क्या फैसला है, हाफिज नईमुर रहमान साहब से बात करेंगे कि अब इंतखाबात की उन्हें कोई उम्मीद नजर आती है। बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एमक्यूएम पाकिस्तान अदालत में जाती है, कराची में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा होती है, लेकिन जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट के अंदर एमक्यूएम का मुकाबला करते हैं। कोर्ट जमात इस्लामी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए कराची में हुक्म देता है कि बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराए जाएं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि खुर्रम शेर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद भी शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी दरख्वास्त थी कोर्ट के अंदर जिसकी आज फैसला हुआ। क्या मामला है, कौन रोकना चाहता है इंतखाबात? हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, आखिर कौन नहीं चाहता कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हों? एमक्यूएम पाकिस्तान गई थी तो ये कहकर गई थी कि इख्तियारात नहीं होंगे अगर इसके तहत जो बल्दियाती इंतखाबात हो भी जाएं। तो आपको आखिर बगैर इख्तियार के गवर्नमेंट या बगैर इख्तियार के जो है वो बल्दियात में जाने के लिए से क्या हासिल होगा? अच्छा देखिए, इंतखाबात तो 2.25 साल हो गए ना, और वो डिले पे डिले करते चले जा रहे हैं। और जहां तक इख्तियारात का ताल्लुक है तो इख्तियारात के लिए भी तो हमने ही लड़ाई लड़ी ना। हम ही ने 29 दिन का धरना दिया, हम ही पीपल्स पार्टी को मजबूर किया कि वो एक एग्रीमेंट करे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर भी हमने पिटीशन में, अभी हम गए हुए हाई कोर्ट में। तो एमक्यूएम का जो ये कहना है कि इख्तियारात नहीं होंगे तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। उसकी वजह यह है कि अगर इनको इख्तियारात का इतना ही मसला था तो जब रिजीम चेंज में इनके पास ये मौका आया था कि ये कहते कि भाई ठीक है, हम आपका साथ नहीं देंगे जब तक आप असम्बली का इजलास बुलाएं। असम्बली का इजलास बुलाने के बाद तरमीम मौजूद हैं, वो तरमीम कर दें, इख्तियारात मुंतकिल कर दें, हम आपको वोट डाल देंगे। तो ये काम तो एमक्यूएम ने नहीं किया, वो तो गवर्नर और वजारतों के ऊपर फरोख्त हो गए। एक मरतबा फिर कराची का मैंडेट वडेरों को भेज दिया इन्होंने। तो एमक्यूएम का जो तर्ज सियासत है वो तो ये है कि रोना धोना करते रहो, जब कुछ करने का मौका आए तो आप बिक जाओ, फरोख्त कर दो, और फिर उसके बाद उसी बात को बुनियाद बनाकर मजीद डिले करवाओ। अब इलेक्शन से मजीद फरार का तो कोई तुक नहीं बनता ना। इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। इस वक्त शहर कराची की जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त इस शहर को मेयर चाहिए, इस शहर को उसके बल्दियाती पूरे के पूरे नुमाइंदे चाहिए। जहां तक इख्तियारात का ताल्लुक है, वो इख्तियारात तो इस दौरान भी हो सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है, उसकी मीटिंग नहीं हो रही, असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, समरी पे समरी घुमाए चले जा रहे हैं। सीधी सीधी बातें तरमीम करें आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक, और तमाम चीजें जो है वो असम्बली के अंदर पेश कर दें। असम्बली नहीं है तो असम्बली से बुला दें। इंतखाबात हो चुके हैं ना, तो अब आपको लगता है कि कानूनी तौर पर यह पॉसिबल होगा कि बाकी जो बकिया सिंध है, कुछ अर्बन सिंध के कुछ इलाके हैं, कराची है, इस तरह से हैदराबाद है, वहां के लिए अलग कानून होगा और जो पहले सिंध है उसके लिए अलग कानून होगा, क्योंकि इंतखाबात तो पुराने कानून के तहत हो चुके हैं आधे सिंध में? कानून का कोई ताल्लुक इंतखाबात के निकात से नहीं है। जो एक्ट है बल्दियाती एक्ट, उस पे उसके अंदर जो तब्दीलियां हैं, एम्पावरमेंट है, जैसे मेयर को अगर बाइख्तियार बनाना है और तमाम महकमे मेयर के मातहत करने हैं, और उसके बायलॉज में बात होनी है कि उसका वाकई इख्तियार भी है, सेरेमोनियल किस्म की पोजीशन ना हो, बल्कि वाकई उसको इख्तियार हासिल हो कि वह इन महकमे को चला सकता हो। उसके लिए बल्दियाती इंतखाब इसको कुछ नहीं कहता। बल्दियाती इंतखाब अनाउंस हो चुका है, आधे सूबे में हो चुका है, कराची हैदराबाद डिवीजन में होना है, आप वो करें और उसके साथ साथ आप इख्तियारात को मुंतकिल कर दें। इससे ना कानून पे कोई फर्क पड़ता है, ना इंतखाब पे कोई फर्क पड़ता है। यही वो बात है जो जमात इस्लामी ने केस में पेश की, जिसको एमक्यूएम बुनियाद बनाकर भागना चाह रही थी और पीपल्स पार्टी के साथ मिले हुए हैं वो, और जमात इस्लामी ने उसको एक्सपोज किया है कि इख्तियारात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, 24 जुलाई को जब बल्दियाती इंतखाब
ऐलान हुआ था तो तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में गई थी, MQM भी साथ थी, GDA भी साथ थी, नून लीग भी साथ थी, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, और उन्होंने कहा था कि इंतखाबात ना करवाए जाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब MQM गई तो हम बीच में इंटरवीनर बने और PTI भी बनी, और PTI ने यह कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस दौरान फाइनल जो प्रोसीडिंग हो रही थी तो उसमें उनके वकील ने कहा कि अब हमारी राय ये है कि इख्तियारात होने चाहिए और इंतखाब पे भी हमारी राय बनती है कि हम वो इंतखाबात करवाना चाहते हैं। आपको इसके पीछे सबब क्या लगता है? चाहे तहरीक इंसाफ का भी आपने कहा कि उनका भी मामला कुछ बकौल आपके कुछ गड़बड़ सा है, इस तरीके से MQM तो चली गई थी अदालत के अंदर के इंतखाब नहीं होने चाहिए, तो आपको क्या खतरा इन लोगों को लगता है कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये इंतखाब से भागना चाहते हैं? अच्छा, मैं तहरीक इंसाफ को और बता दूं कि आज तो उन्होंने कहा कि जल्दी होने चाहिए, लेकिन आज से 3 दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन ने एक तो खुद पेश नहीं हुए, इससे आप इनकी अंदाजा कर सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने सब पार्टियों को बुलाया था तो कम से कम यहाँ कराची की लीडरशिप को तो इनका आना चाहिए था ना। वो कोई भी नहीं आया, वकील को भेज दिया और वकील ने बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के सामने कह दिया कि अगर ये चीजें नहीं होती तो इंतखाब ना करवाएं। मैं फिर बता रहा हूं कि उन चीजों का इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए वो खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है। असल में जो आपका सवाल वो बहुत अहम है, और वो अहम इसलिए है कि पीपल्स पार्टी और MQM तो वाज़े तौर पर ये समझ रहे हैं कि कराची में अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। MQM जवाल पजीर है बिल्कुल, और पीपल्स पार्टी को कराची से, मेन स्ट्रीम कराची से कुछ भी नहीं मिलता। वो तो उन्होंने हल्काबंदियों में जुगाड़ करके कुछ नंबर ऑफ सीट बढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें भी उनको टफ टाइम मिल रहा है। अब खुद उनके अपने सर्वेज, उनके अपने हल्कों में ये बात डिस्कशन में है कि 60% उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनको वो समझ रहे थे कि हमारी जेब में है, वहां से उनको टफ टाइम मिल रहा है। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो इंतखाब को उनको बहुत मुश्किल हो रही है। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उनको बहुत वाज़े तौर पर सामने आना चाहिए और क्लियर बात करनी चाहिए, इसलिए कि कराची के लिए 3.5 साल 4 साल में उन्होंने कोई ऐसे काबिल जिक्र काम नहीं किया, तो ये मौका है कि जिसमें वो हमारा साथ दें, जमात इस्लामी के मौक़िफ़ के साथ खड़े हों, बजाय इसके कि अभी भी जो है वो आधी बात इधर की करें, आधी बात उधर की करें, कभी कहें होना चाहिए, कभी कहें नहीं होना चाहिए। मैं हैरान रह गया था इलेक्शन कमीशन में जब इनकी तरफ से मौक़िफ़ आया कि इलेक्शन ना हो, इससे तो बेहतर है, ज़्यादा बेहतर। तो मैं ज़ाहिर है कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो अब भी ये बात करेंगे, तो उनको भी वाज़े बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़े लाइन के साथ मौजूद है, और कराची के अवाम और जमात इस्लामी बहुत सारे इशूज़ पर एक जगह है, बाकी पार्टियां दूसरी जगह। मसलन ये है कि जाहिर है कि सबको खौफ है जब कराची के हवाले से सियासत होगी और बल्दियाती इंतखाब होगा, तो ये सवाल नून लीग से भी होगा, पीपल्स पार्टी से भी होगा, PTI और MQM से सबसे होगा कि क्या इलेक्ट्रिक माफिया के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है। तो PTI भी सपोर्ट करती है, नून लीग भी सपोर्ट करती है, पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है, MQM भी करती है, सिर्फ अवाम है और जमात इस्लामी है जो एक तरफ खड़े हुए हैं। मरदमशुमारी के मसले पर बात होगी, जाहिर शहर का मसला है, हमारी गिनती आधी हुई है, तो PTI और MQM ने मिलकर कराची की आबादी को नोटिफाई किया और मरदमशुमारी कराई नून लीग ने, और पीपल्स पार्टी ने ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो ये सारे के सारे कराची की आबादी को खाने में शरीक हैं। तो सारे लोग सवाल करेंगे ना कि आप बल्दियाती वोट लेने आओ, कराची की आबादी खाली, 14 सीटें आपकी थी, आपने किया क्या? ये वो चीज है जिसकी वजह से PTI कंफ्यूजन का शिकार है और पीपल्स पार्टी और MQM वाज़े तौर पर इलेक्शन से भागना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बात बिल्कुल वाज़े है। कोई इबहाम हो कि अगर कोर्ट के बावजूद, जिस तरह से कोर्ट का हुक्म है कि 3 दिसंबर के शुरू में इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाएगा, तो अब भी कोई आपको शक है कि कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी फरार का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? कोई गुंजाइश, कोई गली, पतली गली दिख रही है आपको? नहीं, मेरे ख्याल है कोई सारी गलियां इनके लिए बंद होती जा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हिकमत अमली भी है। जमात इस्लामी की बड़ी स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली थी, हमने एहतजाज भी किया, हमने अपना जमहूरी हक भी इस्तेमाल किया, हमने करस्पॉन्डेंस भी की इलेक्शन कमीशन से, हम हाई कोर्ट भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं और बिल्कुल वाज़े दो टोक बात के साथ मौजूद हैं। इसलिए अब ये रास्ते इनके लिए बंद होते जा रहे हैं, तंग होते जा रहे हैं, और अब मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी मजीद भाग सकेगी। अगर इन्होंने मजीद साजिश की तो आप यकीन करें इतनी ज्यादा इनके मुंह पर पड़ेगी कि ये तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसलिए अब मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन खुद जिम्मेदार होगा, हमारे पास तो नफरी नहीं है सिक्योरिटी कराने के लिए, हम सैलाब में बहुत बुरे फंसे हुए हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास मामलात नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। भागने के रास्ते तो हाफिज साहब हैं, अभी भी हैं कुछ ऐसे रास्ते के जो समझ में आते हैं कि कोर्ट को भी किसी तरीके से जो है गुमराह करके सियासी जमातें करती हैं अमूमी तौर पर। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं कर सकेंगे, और उसकी रीजन यह है कि 2 हाई कोर्ट के फैसले और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत वाज़े और मुतय्यन तौर पर मौजूद है, और अगर अब ये मजीद गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो खुद ही फंसेंगे। दूसरी बात यह है कि अब तो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल है कि अगर ये पूरी पुलिस देने से भी इनकार करे तो इलेक्शन कमीशन इतनी ताकत रखता है और उसका इतना इख्तियार है आईने पाकिस्तान के तहत, आर्टिकल 220 के तहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों लिखा हुआ है। ये दोनों तलब कर सकते हैं आर्मी को, एफसी को, रेंजर्स को, पंजाब पुलिस को, केपी पुलिस को, बलूचिस्तान पुलिस को, सबको बुला सकते हैं, हर इदारे को बुला सकते हैं। तो हमने यही बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने उस दिन हियरिंग में कही थी कि देखिए आपका एतबार खत्म हो रहा है, अगर दोबारा से इस तरह की कोई चीज होती है तो लोग क्यों यकीन करेंगे इलेक्शन कमीशन पर, तो आप अपने इख्तियार को एक्सपीरियंस करें, एक्सरसाइज करें। और उन्होंने जब कहा कि लोग तैयार नहीं होते मुख्तलिफ महकमे और वो कहते हैं कि हम स्टैटिक पोजीशन पे नहीं रहेंगे, तो मैंने यही अर्ज किया था कि आपका इख्तियार है, आप बुलाएं, वो नहीं आएंगे तो एक्सपोज होंगे, पूरी कौम के सामने पता चल जाएगा कि कौन आइन को मानता है कौन नहीं मानता। और दूसरी बात यह कि आप तो अपने इख्तियार इस्तेमाल करें ना। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी जगह पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रगल के नतीजे में ये सबको खड़ा कर दिया हमने कि जो अब इसके खिलाफ जाएगा पूरी कौम के सामने बुरी तरह एक्सपोज होगा, वो जमहूरियत दुश्मन होगा, वो अवाम दुश्मन होगा, वो कराची दुश्मन होगा, वो सिंध दुश्मन होगा। इसके बाद भी कोई ना कोई रास्ता अगर निकल आता है और हुकूमत भागती है इंतखाब करवाने से, तो एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट्स का दरवाजा तो आप खटखटा चुके हैं। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, वो उसकी दुरुस्त करके दोबारा से हमने जमा करा दिया है। और उसके साथ जो है वो सड़कों का रास्ता तो हमेशा मौजूद होता है, सीएम हाउस का रास्ता भी मौजूद होता है, हमारा रास्ता मौजूद है, उनके रास्ते बंद कर देंगे इंशाल्लाह। और अब बहुत हो गया है, अब अगर इन्होंने मजीद कोई काम किया तो उसके नतीजे में हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जो एक पुरअमन जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करने का है वो सब हम करेंगे कराची के 3 करोड़ लोगों के लिए। नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो कुछ भी होना चाहिए नाज़रीन कराची के अवाम के लिए बेहतरी के लिए होना चाहिए। कराची के अवाम भी हक रखते हैं कि उनको भी बल्दियात का एक निज़ाम मिले, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर कि जब सिंध के एक बड़े हिस्से के अंदर इंतखाबात हो चुके हों, लेकिन कराची, हैदराबाद और दीगर कुछ इलाकों के अंदर इंतखाबात का मरहला बार बार ताख़ीर का शिकार हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।